नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रखर आवाज़ शो। मैं शिवानी पांडे और आज हमारे साथ हैं सीपी शर्मा क्लासेस के डायरेक्टर। तो आइए आज सीपी शर्मा क्लासेस के डायरेक्टर से शिक्षा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं करते हैं। सर आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जी सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि आपकी जर्नी कैसी रही मेडिकल में। मैं 25 साल से इस शहर में, प्रयागराज शहर में आईआईटी मेडिकल की तैयारी कराता हूँ। 97 से मैंने ये कोचिंग के फील्ड में मैं आया और तब से फिर मुड़ के मैंने नहीं देखा कि मेरा 25 साल चल रहा है और ये कंप्लीट हो जाएगा अप्रैल में। तो 25 साल के इस एक्सपीरियंस में बहुत ही मुझे अच्छा एक्सपीरियंस इलाहाबाद शहर मिला। मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस में अभी तक पढ़ा चुका हूँ और कहीं लाखों में जो है ऑनलाइन क्लासेस में भी मैं शिक्षा दे चुका हूँ। जी सर, बात ऑनलाइन क्लास की चल रही है तो पहले ऑफलाइन क्लासेस जो होती थी वो ज़्यादा बच्चों को अट्रैक्ट करती थी, समझने में भी, प्रैक्टिकली भी। तो ऑनलाइन क्लासेस में आपको क्या समस्याएं दिखती हैं? देखिए, एज इट इज़ कोई समस्या नहीं है, समस्या नहीं, बस ये है कि आप कितने हैबिचुअल हो चुके हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि अभी तक का जो ट्रेंड भारतवर्ष का रहा है वो सभी ऑफलाइन का रहा है। तो जिस काम को आप लगातार करते रहते हैं तो उसमें आप थोड़ा मास्टर हो जाते हैं, उसमें आपकी पारंगता ज़्यादा आ जाती है, पारंगत हो जाते हैं उस काम के प्रति। यही काम यदि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में करते रहेंगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, यदि हमसे कोई पूछे कि भाई ऑफलाइन और ऑनलाइन में कौन ज़्यादा बेटर है, तो कभी भी ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन का विकल्प नहीं हो सकती। वो केवल ये है कि देखिए, बच्चा केवल सुनता है, जो हम बोलते हैं वो केवल सुनता है। और क्लास में क्या है कि यदि बच्चे को उसी समय कोई डाउट हो रहा है तो वो डाउट भी अपने क्लियर कर सकता है। बस ये थोड़ा सा अंतर रहता है। सर, देखा जाए तो लड़कियां ज़्यादातर आईआईटी से ज़्यादा नीट को पसंद करती है, तो इसके पीछे क्या कारण आपको लगता है? इसका कारण सिंपली ये है कि जब बच्चे कोई भी आईआईटी में जाता है तो आईआईटी के जो सेक्टर में या तो बच्चा कंप्यूटर साइंस करेगा या मैकेनिकल करेगा, इलेक्ट्रिकल करेगा या केमिकल इंजीनियरिंग करेगा, जो भी करते हैं, तो वो जो मशीनरी के वर्क होते हैं इंडस्ट्री में, डे नाइट शिफ्ट दोनों होती हैं। और नाइट शिफ्ट करना गर्ल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फिजिबल नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। तो आसानी से उस चीज़ को वो अडॉप्ट नहीं कर पाती हैं। और मेडिकल के फील्ड में क्या है कि मेडिकल में यदि कहीं आप सरकारी डॉक्टर हैं तो आपका यदि कहीं ड्यूटी भी लगी है तो उसमें एक फैमिलियर हो जाते हैं आप लोग, जो या आपका अपना हॉस्पिटल है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती। तो गर्ल्स को केवल यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कहीं इंडस्ट्री में यदि आप जा रहे हैं उसमें आपको नाइट शिफ्ट करना, और मैक्सिमम लड़के होते हैं उसमें, तो लड़कियों को थोड़ा एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। सर, बात सरकारी हॉस्पिटल की हो रही, तो आपको नहीं लगता कि सरकारी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजेस में थोड़ा इजाफा होना चाहिए? नहीं, अब तो गवर्नमेंट बहुत कर रही है। अभी तो पहले तो जब हम लोग पढ़ाते थे तो पूरे यूपी में जो है लगभग 700 सीट होती थी मेडिकल में जो है। अभी तो हज़ारों में सीटें, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट ने बनाए हैं। अब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अभी जितने मेडिकल कॉलेज बन गए हैं वो मोर देन सफिशिएंट है और गवर्नमेंट तो डे बाय डे मेडिकल कॉलेज बना ही रही है। जी सर, मोस्टली बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, फिर उनका नीट अगर क्लियर नहीं होता है तो उनके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो वो बीएमएस करें या बीडीएस करें। तो इसमें से बेहतर कौन सा होता है? देखिए, बीडीएस कर लें या बीएमएस कर लें, उसके साथ साथ बी फार्मा भी हो सकता है, फार्मेसी के में भी फील्ड में भी बच्चे कर सकते हैं। और बीडीएस क्या है कि बीडीएस देखिए, आजकल हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं दांतों की समस्या होती है, डेंटिस्ट का कोर्स कर लेते हैं। और अब क्या है कि लोग एलोपैथ से ज़्यादा जो होम्योपैथ की तरफ जो है, आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बीएमएस भी करना भी बहुत मतलब ख़राब नहीं है। यदि नहीं मिलता है आपको तो उसमें भी आप जा सकते हैं, अच्छा करियर बना सकते हैं। जी सर, कुछ ऐसे डिसीज़ हो गए जैसे कि ऑटो इम्यून डिसीज़, इनका अभी तक इलाज नहीं आया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे सोराइसिस हो गया, लिकोडर्मा हो गया, इन सब का इलाज क्यों नहीं आ पाया? सब पे रिसर्च चल रहा है और हमारा देश भी जो है अब रिसर्च के फील्ड में जो है दुनिया में बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। अभी आपने देखा कोरोना की वैक्सीन बड़े बड़े देश नहीं बना पाया, हमारे देश ने जो है 2 वैक्सीन बना दी और उसको सक्सेसफुली जो है भारतवर्ष में भी दिया और इवन बाहर भी जो है एक्सपोर्ट किया। तो अब जो है उस पर कंटिन्यूस हमारे जो वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट हैं, वो सब लगातार वर्क कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं कि हम हर बीमारी की जो है कहीं ना कोई मेडिसिन या उसकी जो वैक्सीन हम लोग खोज रहे हैं। सर, एक नीट स्टूडेंट के लिए क्या क्या रूल्स होने चाहिए पढ़ाई के? कितने घंटे उन्हें पढ़ना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें थोड़ी सी? एज इट इज़ देखिए, कोई नीट स्टूडेंट के लिए अलग से रूल नहीं होते। स्टूडेंट के लिए ही रूल होते हैं कि आप जो भी पढ़ें अपना एक टाइम टेबल बना के पढ़ें, अपना टारगेट आप डे बाय डे का डिसाइड करें कि मेरे को आज ये कंप्लीट करना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सिलेबस ख़त्म करने के साथ साथ उसका एक रिवीजन का हर 8वें दिन 10वें दिन जो है रिवीजन ज़रूर करें। जब तक बच्चे आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक जो है चीज़ें वो अच्छे से तैयार नहीं होंगी
और लास्ट 20 ईयर के जो PYQs हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको ज़रूर लगाएं। उनको लगाने से आप लोगों की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूँ कि 8वें 10वें दिन रिवीजन का शेड्यूल ज़रूर बनाएं। तो सर कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए पढ़ाई के लिए? देखिए, ऐसा एज इट इज ये आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि हर व्यक्ति की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। कुछ ऑटो वालों के बच्चे हैं, वो हर समय 18 घंटे थोड़ी पढ़ सकते हैं, उनको घर का काम भी देखना है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके घर में कोई काम नहीं, उनको हर समय पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये तो देखिए, आपको अपनी जो परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग आपको खुद डिसाइड करना है, क्योंकि सेल्फ इवोल्यूशन से ज़्यादा अच्छा कोई भी आपको नहीं पहचान सकता, नहीं आपके बारे में बता सकता। आप अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाएं, अपनी इफ़िशियंसी, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बताएं। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर समय पढ़ते ही रहो। पढ़ाई के साथ साथ आपको खेलने पे भी फोकस करना चाहिए। आधा घंटा कम से कम दिन में आधा घंटा आपको शारीरिक और खेल के लिए देना चाहिए, जिससे आपका दिमाग जो है प्रॉपर्ली फंक्शनिंग में रहे। जी सर। सर जो बच्चे यहाँ से पढ़ के जाते हैं, जो छात्र, उनका कहना है कि आपके समझाने का तरीका थोड़ा अलग रहता है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी। अब ये तो बच्चे बताएंगे कि भाई बच्चों को इतना अच्छा समझ में आ रहा है। हाँ, लेकिन हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि हम 0 से स्टार्ट करते हैं कि 0 बच्चा यदि पहला भी बार यदि केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो उसको भी ऐसा लगना चाहिए कि यस मैं पढ़ सकता हूँ। और जब बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, टीचर का पहला काम यही होना चाहिए कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करे, क्योंकि जब आपने कॉन्फिडेंस डेवलप कर दिया तो फिर अपने आप वो काम हो जाता है। सर तो आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं मेडिकल के क्षेत्र में, कोचिंग में या हॉस्पिटल्स में? कोई बड़ी समस्या आपको दिख रही हो? देखिए, कोचिंग को कहें तो एजुकेशन समस्याओं तो भंडार है कोचिंग जो है, लेकिन ये है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिस पे काबू नहीं पाया जा सकता है। बहुत सारी परेशानियां थी शहर में, लेकिन अब सब पे कहीं ना कहीं से जो है काबू पा लिया गया है और बहुत अच्छे से चल रहा है सिस्टम जो है। कोई अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि जो इसका समाधान है। सर बहुत सारे संस्थान जो है स्कॉलरशिप देते हैं बच्चों को, तो क्या CP शर्मा क्लासेस भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं? मेरा यदि आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ा होगा तो मैं जो है एवरी ईयर 10 छात्रों को फ्री में कोचिंग कराता हूं, जो बिल्कुल बहुत ही आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। गर्ल्स के लिए 50% हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं, हमारे प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है। इवन जो हमारे देश के सिपाही हैं जो कि युद्ध में वगैरह में जो है शहीद हो जाते हैं, उनके बच्चों को हम लोग फ्री पढ़ाते हैं। हम लोग ऐड निकालते हैं उसके लिए, जो है गरीब बच्चों के लिए 50% स्कॉलरशिप अलग से हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो स्कॉलरशिप तो हम लोग देते ही हैं और देखते हैं कि बच्चा यदि नहीं देने में सक्षम है तो उसको पढ़ाने में कोई बुराई नहीं है। जी बिल्कुल, ये बहुत करना चाहिए, हर टीचर को करना चाहिए। जी सर। सर कोरोना का नया वेरिएंट आ रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं कि तैयार रहना चाहिए, हर व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहिए, क्योंकि देखिए यदि मान लो फिर वो स्थिति बनती है तो ऑनलाइन पर फिर टर्न हम लोग पूरा कम्प्लीटली, अभी तो पार्शियली हम लोग ऑनलाइन है, ऑफलाइन भी है, लेकिन उस समय हमको कम्प्लीटली जो है फिर ऑनलाइन पर फिर जो है स्विच ऑफ करना पड़ेगा। सर आपका ये इंस्टीट्यूट तो बहुत माना जाना है, लेकिन आप पर्सनली केमिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं कि लोग बोलते हैं कि डॉक्टर CP शर्मा जी केमिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो इसके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, ये आपने सही पूछा कि मैं अनअकैडमी में पिछले 2 साल से जो है पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। उसमें बच्चों ने मेरा नाम ही GOC रख रखा है। वो इतना बड़ा, मतलब एक GOC केमिस्ट्री में टॉपिक होता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैंने पूछा यार ये तुम मेरा नाम क्या रखे हो? तो बच्चों ने कहा सर हमने लिखा है गॉड ऑफ केमिस्ट्री। मैंने कहा यार तुम लोगों ने बहुत हाइप पर मुझे पहुंचा दिया, इतनी इस लायक तो मैं हूँ भी नहीं, लेकिन बच्चों का बड़ा प्यार मिलता है। तो मेरा केवल कहना यह है कि यदि आप IIT या मेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो केमिस्ट्री के कुछ बेसिक नॉर्म्स होते हैं, यदि आप उसको अच्छे से तैयार कर लें तो फिर आपका केमिस्ट्री में तो 100% आंसर है। केमिस्ट्री से ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट कोई है नहीं, ना स्कोरिंग सब्जेक्ट। केमिस्ट्री मोर मैथमेटिकल दैन मैथमेटिक्स, मेरा कहना यह है। आप केमिस्ट्री में यदि आपको ऑर्गेनिक तैयार करना है तो सबसे पहले आपको कंपाउंड्स का नेमिंग आना चाहिए। नेमिंग के साथ साथ उसमें जो टॉपिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का, जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, उसको अच्छे से तैयार करना। उसमें सब कुछ आता है। यदि आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार है, हाइब्रिडेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रिजोनेंस, एसिडिटी, बेसिसिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल मोमेंट, यदि ये चैप्टर सब आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो आप समझिए कि फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। GOC तैयार कर लो, GOC के बाद में रिएक्शन मैकेनिक तैयार कर लो, फिर पूरी ऑर्गेनिक तैयार होगी। इसी तरह आप यदि फिजिकल में आप जाना चाह रहे हैं तो फिजिकल में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सॉलिड स्टेट है, केमिकल काइनेटिक्स है, और आप कह सकते हो थर्मो केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स। ये चैप्टर अच्छे से तैयार कर लीजिए तो फिर आपको बाकी की चीज़ें आसान लगने लगेंगी। केमिकल इक्विलिब्रियम है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ साथ केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टी तैयार कर लो
तो इतने चीज़ करने से फिर आपको डेप्थ आ जाएगी, केमिस्ट्री में कमांड हो जाएगा। पढ़ना तो देखिए पूरा है, सेलेक्टिव तो नहीं पढ़ना यदि आपको टॉपर बनना है। जी। टॉपर बनने के लिए तो देखिए पूरा पढ़ना पड़ता है, लेकिन हाँ यदि ये है कि साहब मेरा भी कुछ में तैयार है, मुझे बोर्ड देना है या मुझे IIT मेडिकल की तैयारी में कुछ करना है, तो इतने टॉपिक भी यदि आप तैयार कर लेंगे तो अच्छे से। सर आपको शिक्षा रत्न सम्मान भी मिला है, तो आप हमारे चैनल के जरिए क्या मतलब उपदेश देना चाहेंगे छात्रों को? मेरा ये कहना है कि आप जो भी काम करें लाइफ में, जो भी करें, आप टीचिंग करें, अपनी पढ़ाई करें, दूसरों को जो भी काम कर रहे हैं उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए। आपको अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार होना चाहिए। यदि आप ईमानदार हैं 100%, वो आपका दिल बोलना चाहिए, केवल दिखाने के लिए ईमानदार नहीं बनना है। यदि आप ऑनेस्टी से अपने ईमानदार हैं अपने प्रोफेशन के प्रति, तो आप टॉप पे पहुंचेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। मतलब अपना पूरा 100% हमें देना चाहिए, बाकी 100%, रिजल्ट की तो बात yes, नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप देख रहे थे हमारे साथ थे डॉक्टर CP शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि वो उन गरीब छात्रों को फ्री में पढ़ाते हैं जो पैसे देने के लायक नहीं हैं या जिनके माता पिता की डेथ हो गई है, शहीद हो गए हैं। तो इन्होंने हमने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताई, पढ़ाई से संबंधित भी बहुत सारी चीज़ें बताई कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए कैसे नहीं। आज इसी के साथ हमारा प्रोग्राम समाप्त होता है। नमस्कार।